हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, आज का हमारा टारगेट क्या है? एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। तो हमारी यूनिट नंबर 9 अर्थात उप सह संयोजन यौगिकों के एनसीईआरटी की बुक के जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बेटे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, यानी अपनी एनसीईआरटी की बुक के अभ्यास के क्वेश्चन करने हैं, यूनिट नंबर 9 के, अर्थात उप सह संयोजन यौगिकों के। ठीक है बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सरसाइज का। वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाइए। तो इन्होंने हमारे से पूछा है वर्नर की अभिधारणा। ठीक है बेटे, मैंने आपको वर्नर का सिद्धांत पूरा पढ़ा रखा है। आपको पता है ना वर्नर ने क्या बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो दो तरह की संयोजकता दिखाता है। प्राथमिक संयोजकता, जिन्हें आपने प्रदर्शित करा था डॉटेड लाइन से, और द्वितीयक संयोजकता, जिन्हें आपने प्रदर्शित करा था रेगुलर लाइन से। प्राथमिक संयोजकता डॉटेड लाइन से इसलिए प्रदर्शित की जाती है क्योंकि प्राथमिक संयोजकताओं से जो बंध बनता है वो कमजोर होता है, दुर्बल होता है, और जल में घुलने पर वो बंध टूट जाता है। यानी प्राथमिक संयोजकताएं आयनन योग्य होती हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकताओं की बात यदि हम करें, तो द्वितीयक संयोजकताओं को रेगुलर लाइन से वर्नर ने इसलिए दिखाया था क्योंकि द्वितीयक संयोजकताओं से बनने वाला बंध बहुत मजबूत होता है, जिसे आप कहते हो उप सह संयोजक बंध, और वो जल में घुलने पर आयनन योग्य नहीं होता है। यानी कि उप सह संयोजक बंध या फिर द्वितीयक संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती है। प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़ा होता है आयनिक मंडल में उपस्थित जो भी स्पीसीज है वो, और द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े होते हैं लिगेंड। ये सारी बातें हमने क्लियर की थी। तो बेटे यहां मैंने लिखा है कि वर्नर का सिद्धांत लिखना है, और कौन से वीडियो में पढ़ाया था? क्लास 12th के यूनिट नंबर 9 के वीडियो नंबर 5 में आपको मिल जाएगा पूरा वर्नर का सिद्धांत। तो वहां आपको इस क्वेश्चन को करा दिया गया था। ठीक है बेटे, अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 2 पे। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, FeSO4 विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe डबल पॉजिटिव आयन का परीक्षण देता है। इन्होंने कहा है कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का जो 1:1 में बना हुआ मोलर विलयन होता है वो क्या करता है? Fe डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण देता है। परंतु कॉपर सल्फेट का जलीय तथा अमोनिया का 1:, कॉपर सल्फेट व जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण नहीं देता है। क्यों? ये क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। देखो मैं बताता हूं कारण। जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के जलीय विलयन को आप 1:1 में मिलाओगे, देखो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो हमें मिलता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जो एक द्विक लवण है। इसे मोहर लवण भी आप कहते हो। और बेटे जब ये द्विक लवण है या डबल साल्ट है तो पूर्ण रूप से सरल आयनों में टूट जाएगा। कैसे? देखो FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O कैसे टूटेगा? यहाँ Fe डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, दो बनेंगे, NH4 पॉजिटिव एक बनेगा, SO4 डबल नेगेटिव, और 6 जल के अणु हैं, इन्हें तो आप एज इट इज यानी ज्यों का त्यों लिखोगे। तो
फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का जलीय विलयन 1:1 के मोलर अनुपात में जब मिलाया जाता है तो द्विक लवण बनता है मोहर साल्ट, या फेरस अमोनियम सल्फेट भी आप इसे कह सकते हो। और ये द्विक लवण है तो पूर्ण रूप से आयनों में टूटेगा और Fe डबल पॉजिटिव आयन भी हमें मिलेंगे, सल्फेट आयन भी मिलेंगे, अमोनियम आयन भी मिलेंगे। तो ये Fe डबल पॉजिटिव आयनों का भी परीक्षण देगा, सल्फेट का भी देगा और अमोनियम आयनों का भी परीक्षण देगा। तो हमने यहाँ लिखा है क्योंकि फेरस सल्फेट व अमोनियम सल्फेट विलयनों का 1:1 का मिश्रण मोहर लवण बनाता है, जो एक द्विक लवण है, क्या है, डबल साल्ट है, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूटकर Fe डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण देता है। अब दूसरी बात पे आ जाऊं, वे यूं कह रहे कि जब कॉपर सल्फेट व जलीय अमोनिया का 1:4 का मिश्रण हम बना रहे, तो जिस तरह फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के मिश्रण से बनने वाला विलयन या मिश्रण Fe डबल पॉजिटिव आयनों का टेस्ट देता है, परीक्षण देता है, तो कॉपर सल्फेट और अमोनिया से बनने वाला जो भी पदार्थ है उसे भी Cu डबल पॉजिटिव आयनों का टेस्ट देना चाहिए, परीक्षण देना चाहिए। पर वास्तविकता में ऐसा पता क्यों नहीं होता है बेटे? क्योंकि कॉपर सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का जब 1:4 का मिश्रण आप लोगे मोलर द्रव्यमान को देखते हुए या मोलर अनुपात को देखते हुए, तो बेटे कोई द्विक लवण नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? द्विक लवण। ये कोई द्विक लवण है। देखो कॉपर 1 था, ठीक है, अमोनिया 4 थे तो अमोनिया का होल 4, CuNH3 का होल 4 SO4। अब बन जाता है एक संकर यौगिक या संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। और आपको पता है कि उपसह संयोजक यौगिक पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है। उसका ये ब्रैकेट वाला आयन जो होता है, जिसे आप कहते हो संकुल आयन या संकर आयन या जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन, वो तो पूरा एक बनता है और आयनिक मंडल का आयन बनता है अलग। तो ये एक संकुल यौगिक इस तरीके से आयनों में टूटता है। CuNH3 का होल 4 के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज और SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज। तो मुझे यूं बताओ कि यहाँ कहीं इस जगह पे कहीं भी आपको क्या Cu डबल पॉजिटिव आयन मिला है? आप कहोगे कि सर मिला ही नहीं है Cu डबल पॉजिटिव आयन। ये तो Cu वाला एक जटिल आयन मिला है, कॉम्प्लेक्स आयन मिला है। तो क्या इस विलयन में कहीं Cu डबल पॉजिटिव आयन उपस्थित हैं? बेटे इस विलयन में कहीं भी Cu डबल पॉजिटिव आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए ये कभी भी Cu डबल पॉजिटिव आयन का परीक्षण या टेस्ट नहीं देगा। सही समझ में आई ना बात? देखो जरा यहाँ क्या लिखा है मैंने लिखा है जबकि कॉपर सल्फेट व अमोनिया का 1:4 का मिश्रण एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है जो Cu डबल पॉजिटिव सरल आयन में नहीं टूटता है। कहीं भी नहीं बने Cu डबल पॉजिटिव सरल आयन, तो परीक्षण कहां से दे देगा? और फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ने फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण बनाया था जिसने Fe डबल पॉजिटिव आयन दिए थे, इसलिए उसने Fe डबल पॉजिटिव आयन का परीक्षण दिया है और इसने Cu डबल पॉजिटिव आयन का परीक्षण नहीं दिया है, क्योंकि वहां बना था एक द्विक लवण और यहाँ बना है एक संकुल यौगिक या संकर यौगिक या जटिल यौगिक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। किसे समझना ना बेटे? समन्वय सत्ता। आपको पता है ना समन्वय सत्ता किसे कहते हैं? समन्वय सत्ता को बेटे उप सह संयोजक मंडल या उप सह संयोजक परिसर भी कहते हैं। किसी भी उप सह संयोजक यौगिक का वो हिस्सा जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, अर्थात जिसमें एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उसके चारों तरफ उप सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं लिगेंड, उस हिस्से को या उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? समन्वय सत्ता। क्या कहते हैं बेटे? समन्वय सत्ता। या आप कह सकते हो उप सह संयोजक परिसर या उप सह संयोजक मंडल। फिर कहा इन्होंने लिगेंड। लिगेंड का भी आपको पता है, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जुड़े हुए वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करते हैं और उपसह संयोजक बंधों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं लिगेंड। फिर है उपसह संयोजन संख्या, जिसे आप समन्वय संख्या भी कहते हो,
या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हो। इसका मतलब है कि लिगेंड्स उपसह संयोजक बंध कितनी संख्या में बना रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। अर्थात किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड्स के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद है बेटे उपसह संयोजन बहुफलक, या इसे हमने कहा था उपसह संयोजन बहुभुज, इस नाम से भी तो हमने कहा था। भाई केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड्स के साथ जिस निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है या जिस निश्चित संरचना में व्यवस्थित होता है उस निश्चित आकृति, संरचना या ज्यामिति को हम कहते हैं उपसह संयोजक बहुफलक। ठीक है बेटे, जैसे चतुष्फलकीय, वर्गाकार समतलीय और अष्टफलकीय, इन तीन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद है बेटे होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल। इसमें बताया था कि होमोलैप्टिक संकुल तो उसे कहते हैं जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं तो होमोलैप्टिक होगा, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड्स एक जैसे नहीं हैं तो हेटेरोलैप्टिक संकुल होगा। जैसे यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है और इससे देखो 1 2 3 तरह के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटे, 3 तरह के, तो मैं इसे कहूंगा हेटेरोलैप्टिक संकुल। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन तो मैंने सारे करा रखे हैं आपको। जो पहला ये हमारा क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सारी चीजें, समन्वय सत्ता भी करा रखा है, लिगेंड्स भी, उपसह संयोजन संख्या भी, उपसह संयोजक बहुफलक भी करा रखा है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल भी करा रखे हैं। तो उत्तर में मैंने लिखा है कि कौन कौन से वीडियो में हमने डिस्कस करा था। आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा बेटे, आपने जो नोट्स बनाए होंगे क्लास 12 का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 1, एक तो इसमें पढ़ा था और एक पढ़ा था क्लास 12 यूनिट 9 वीडियो नंबर 2। अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 4 यानी कि 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। 4th क्वेश्चन में कहा है एक दंतुर, बेटे दंतुर को दंतुक भी कहते हैं, ध्यान से सुन लो। एक दंतुर कह सकते हो आप और एक दंतुक भी कह सकते हो, मोनोडेंटेट भी कह सकते हो। एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। ये तीनों चीजें बेटे मैंने पढ़ा रखी हैं। आपको पढ़ाया है कि एक दंतुर लिगेंड उसे कहते हैं जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं उसे कहते हैं द्विदंतुर लिगेंड, और जिसके पास 2 एक से ज्यादा दाता परमाणु होंगे, जैसे 2 दाता परमाणु होंगे पर वो उपसह संयोजक बंध बनाएगा उन 2 में से किसी एक के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो उसे कहते हैं उभय दंतुर लिगेंड। अब इसमें मैंने कौन से वीडियो में पढ़ाया था, क्लास 12 यूनिट 9 वीडियो नंबर 1 में ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। वहां से आप इसे नोट्स में से अपने देख सकते हो। अब आ जाओ आप प्रश्न संख्या 9, 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है निम्नलिखित उपसह संयोजक सत्ता में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक का उल्लेख कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांस बेटे बहुत ज्यादा होते हैं, इसे समझेंगे हम ध्यान से। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला क्या दिया इन्होंने दिया CO H2O CN EN। इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, CO माने कोबाल्ट की, इसे मैंने X मान लिया, मान लो इसकी ऑक्सीकरण संख्या X है। ये तो H2O की तो 0 होती है आपको पता है, CN की होती है -1 और इथाइलेट डाइअमीन की होती है 0। अब आप बताओ कर लोगे इसे सॉल्व? बहुत सिंपल सी बात है। और एक चीज इन्होंने और दी है कि इसके ऊपर आवेश है 2 इकाई धन आवेश। अब देखो कैसे सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है X प्लस, इसकी कितनी है 0 प्लस, साइनाइड की कितनी है -1, एक ही तो है साइनाइड, और बेटे 2 है इथाइलिन डाइअमीन, उनकी 0 है, इज इक्वल टू के बाद आप लिखोगे प्लस के 2, क्योंकि पूरे के ऊपर आवेश कितना है +2, ये 0 है, ये 0 हो गया। अब देखो x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू प्लस के 2,
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, +k2 और +k1, क्योंकि -k1 उधर जाके +k1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू +k3। तो इसका मतलब यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 आई है। इस तरह के क्वेश्चन बेटे पेपर में पूछे जाते हैं, इन्हें जरा ढंग से आप सीख के जाओगे, पहले भी मैंने कई बार करा दिए हैं। जैसे एक यौगिक दिया है इन्होंने नंबर 2 पे, K3FeCN6। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है बताओ? इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है Fe। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसे तो x मान लो। साइनाइड की होती है -1 और K3 K की होती है +1। पहले वर्ग का है ना पोटेशियम, तो 3 तो हो गए बेटे पोटेशियम +1 वाले, प्लस एक हो गया Fe, इसे हमने x मान लिया इसकी ऑक्सीकरण संख्या को। 6 हो गए साइनाइड -1 वाले इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3 एकम 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस और 6 एकम 6 इज इक्वल टू 0। माइनस के 6 हैं और प्लस के 3 हैं, तो बेटे माइनस के 3 बचेंगे, और बेटे माइनस के 3 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 3। तो यहाँ भी केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात Fe की ऑक्सीकरण संख्या आई है प्लस के 3। उसके बाद इन्होंने इधर करा दूं क्या, यहाँ कर रहे, एक यौगिक दिया है COBr2EN2। COBr2EN2 और इसके ऊपर दिया है 1 इकाई धन आवेश। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान लो। Br 7वें वर्ग का या 17वें वर्ग का है, हेलोजन है, -1 ऑक्सीकरण संख्या। इथाइलिन डाइअमीन अपने आप में पूरा एक अणु है, तो ऑक्सीकरण संख्या 0। तो क्या होगा बेटे, x तो होगी कोबाल्ट की, प्लस 2 है Br -1 वाले, प्लस 2 है इथाइलिन डाइअमीन 0 वाले, इज इक्वल टू के बाद 0 तो मैं लिखने का नहीं, प्लस का 1 लिखूंगा। ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 ही हो गया। अब हुआ x प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 इज इक्वल टू प्लस का 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिली है हमें? प्लस की 3 मिली है। ये तो हर जगह ही प्लस की 3 आ रही, पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। चलो चौथे में देखेंगे कितनी आएगी। चौथा यौगिक इन्होंने दिया है CrNH3 का होल थ्राइस Cl3। CrNH3 का होल थ्राइस Cl3। इसकी x मान लो, इसकी 0 होती है, इसकी -1। x प्लस 3 है अमोनिया या एमीन 0 वाले, और 3 है क्लोराइडो -1 वाले इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे के ऊपर कोई आवेश नहीं है। ब्रैकेट के ऊपर यदि कोई आवेश होता तो हम उस आवेश को बराबर के बाद लिखते हैं। ये तो 0 हो गया। ये हो गया x और प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस के 3। यहाँ भी बेटे ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 ही आई है। अब देखो आप पांचवा क्वेश्चन, PtCl4 -2। यही कर दूं इसे, पांचवे को भी यहाँ कर दूं। PtCl4 आवेश दे रखा है इसके ऊपर 2 नेगेटिव। एक मिनट में चेक कर लूं किताब में। PtCl4 2 नेगेटिव। प्लेटिनम का बताना है, x मान लो आप, केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है। Cl को पता है आपको, -1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे x प्लस 4 है Cl -1 वाले इज इक्वल टू माइनस के 2। तो x प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 और प्लस का 4 हो जाएगा ना उधर जाके, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। x इज इक्वल टू +2। लो भाई, कम से कम एक जगह तो अलग आई, नहीं तो हर जगह +3 +3 +3 +3 +2 आया वहां। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन कराऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब करेंगे बेटे हम क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखो जरा।
इस क्वेश्चन में कहा है निम्न यौगिकों के सूत्र लिखिए। कुछ यौगिकों के इन्होंने बेटे हमें दे रखे हैं IUPAC नाम, और हमें लिखने हैं इनके सूत्र। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। तो टेट्रा माने 4, हाइड्रोक्सो माने OH। मैंने लिखा कि OH हैं कितने, OH हैं 4। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु जिंक है, और सेकंड का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +2। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है ना बेटे OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब देखो माइनस के तो हुए कितने, 4 एकम 4, माइनस के तो 4 हुए और प्लस के 2 हैं। तो बेटे माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 2 ही तो बचेंगे, और माइनस के 2 बचेंगे तो यहाँ आवेश इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। तो इसका फार्मूला होगा ZnOH का होल 4 और ब्रैकेट के ऊपर -2 चार्ज इसमें आएगा। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि 4 तो है नेगेटिव और 2 है पॉजिटिव, तो माइनस के 2 ही तो बचेगा, वो चार्ज हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब आ जाओ आप दूसरे पे, पोटेशियम, ये लिख दिया पोटेशियम K। फिर कहा टेट्रा क्लोराइडो। अब यानी कि हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्लोराइडो है टेट्रा माने 4। ये क्या है, पैलेडिएट सेकंड, पैलेडियम है PD, ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा सेकंड तो +2। देखते रहियो जरा ध्यान से। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। देखो माइनस के तो 4 और प्लस के 2, इसका मतलब माइनस के 2 बचेंगे, और -2 आपको पता है इसका +1 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर। माइनस के 2 को खत्म करने के लिए इसे प्लस का 2 होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे 2, x की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। ये बन जाएगा K2PdCl4। ठीक है बेटे, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये है डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। डाई एमीन का मतलब ये लिख दिया मैंने, डाई एमीन, लो डाई एमीन है, ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। डाई क्लोराइडो Cl भी 2 हैं, ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, और ऑक्सीजन संख्या है +2। अब देखेंगे क्या होता है। देखो प्लस के 2 हैं और माइनस के भी तो 2 हैं, तो इसके ऊपर तो ब्रैकेट के ऊपर कोई भी आवेश लगाने की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि माइनस के भी 2 हैं और प्लस के भी 2 हैं, उदासीन कर देंगे एक दूसरे को। नंबर 4 पे आ जाओ, पोटेशियम, तो K लिख दूं पहले, ब्रैकेट लगा दूं, टेट्रा साइनो, टेट्रा माने 4 हैं और साइनो माने साइनाइड, ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। निकिलेट केंद्रीय धातु परमाणु है निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, सेकंड लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट 1। अब देखो ध्यान से, माइनस के कितने हैं, 4 एकम 4, माइनस के 4 प्लस के 2, यानी कि इसके ऊपर आएगा -2 आवेश, और इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। तो माइनस के 2 को खत्म करने के लिए इसे प्लस का 2 होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2। देखो प्लस के 2, अब देख लो आप, चाहे सारे को गिन के देख लो, माइनस के 4 और प्लस के 2 और प्लस के 2 एकम 2, तो प्लस के भी 4 हुए और माइनस के भी 4 हुए। इस तरीके से आपको देखना चाहिए बेटे। हालांकि पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है इसकी। देखो पेंटा एमीन यानी कि NH3 हैं, कितने हैं बेटे 5, ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O का मतलब नाइट्राइटो कह दो चाहे खाली, इसका मतलब यहाँ जुड़ा हुआ है ONO, ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, NO2 है ये, पर यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन है। जो दाता परमाणु है उसे केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ को लिखना चाहिए। कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, ऑक्सीजन संख्या कितनी है +3, और तो कुछ नहीं है। देखो माइनस का तो 1 है और प्लस के 3 हैं, तो प्लस के 2 बचेंगे ना, कितने बचेंगे बेटे प्लस के 2, इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर 2 इकाई धनावेश हमें लिखना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव हमें लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ आप नंबर 6 पे,
हेक्सा एमीन, हेक्सा माने 6 और एमीन माने NH3, ये लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोबाल्ट थर्ड, ये लिख दिया कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3। सल्फेट यानी कि ब्रैकेट के बाद लिखना है हमें SO4। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। यूं बताओ, SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है ना, ये कितना है? इस ब्रैकेट के ऊपर आवेश कितना है? प्लस का 3, और इधर कितना है? 2। इधर 3 है, इधर 2 है। इधर 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, और इधर 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। देखो आवेश बराबर हो गया। देखो 2 तिया 6, प्लस का 6 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, हो गया ना बराबर। नंबर 7 देखेंगे हम। नंबर 7, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। पोटेशियम का तो के पहले लिख दूं, थोड़ा ऊपर को लिखूं इसे। पोटेशियम ये लिख दिया के, ऑक्सीडेशन नंबर +1। ट्राई ऑक्सीलेटो यानी कि C2O4 कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है ऑक्सीलेट की। क्रोमेट थर्ड, केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। देखो जरा, 3 दूनी 6, -6 और +3, तो -3 बचेंगे। -3 को खत्म करने के लिए इसे +3 होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आएगा 3। क्या आएगा बेटे? 3 आएगा। K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। अब आ जाओ आप उधर। ये दे रखा है हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4। हेक्सा माने 6 हैं, यहां लिख दूं 6 हैं एमीन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। प्लेटिनम 4, केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, ऑक्सीडेशन नंबर है +4। देखते हैं चलो कितना आवेश आएगा। भाई इसके ऊपर तो कोई आवेश है ही नहीं। ये प्लेटिनम के ऊपर 4 इकाई धनावेश है, तो ये 4 का 4 धनावेश यहाँ रखा जाएगा। देखो जरा समझ में आई क्या बात? अगला देख लें। फिर है टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट सेकंड। टेट्रा माने 4 है, ब्रोमाइडो माने Br, ये लिख दिया मैंने। 4 लिखूं, -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्यूपरेट माने कॉपर है, ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब देखेंगे कि इसके ऊपर कितना आवेश लगाना पड़ेगा। टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट सेकंड, माइनस के तो 4 हैं, प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 2 ही तो बचेंगे, और माइनस के 2 बचेंगे, यहां लिख दो आप 2 नेगेटिव। अब इससे आ जाओ। पेंटा एमीन यानी 5 तो हैं एमीन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इसका। नाइट्राइटो N यानी कि यहाँ है NO2। बेटे नाइट्राइटो N को, इसे ये जो लिखा हुआ है ना नाइट्राइटो N, इसे आप नाइट्रो भी कह सकते हो, नाइट्रो। ठीक है। अभी यहाँ पहले भी आया था, ये आया था, देखो ये आया था नाइट्राइटो O। इसे आप खाली नाइट्राइटो भी लिख सकते हो। नाइट्राइटो का मतलब ONO, और नाइट्राइटो N को आप नाइट्रो लिख सकते हो, इसका मतलब होता है NO2। ये बात मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए समझाई थी। कोबाल्ट थर्ड, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर +3। चलो देखते हैं हम ब्रैकेट के ऊपर कुछ आवेश आएगा क्या। प्लस के तो 3 है, माइनस के 1 है, तो प्लस के 2 बचेंगे, प्लस का 2 यहाँ आवेश लगा दो आप, 2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको बेटे ये क्वेश्चन करने हैं। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे। चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे 7वां क्वेश्चन करेंगे। चलो 7वें क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। हमें लिखने हैं बेटे IUPAC नाम इन यौगिकों के। सबसे पहले लिखना है CONH3 होल 6Cl3 का। मैं आपको कहता हूं कि IUPAC नाम लिखने से पहले आप एक काम पहले ही करके रख लो तो ज्यादा अच्छा होगा, और वो काम है बेटे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। देखो आपको बताया इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, इसकी 0 होती है, तो ये माइनस के 3 को, 3 एकम 3 है ना, माइनस के 3 को कैंसिल करने के लिए कोबाल्ट को प्लस का 3 होना पड़ेगा। तो हमने पहले ही लिख लिया है
कि यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। अब शुरू करेंगे। हेक्सा एमीन, ये लिख दिया, हेक्सा माने 6, ये लिख दिया एमीन, हेक्सा एमीन। फिर लिखा कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 3rd, और फिर क्या लिखा, बाहर क्या है, क्लोराइड। ये हो गया इसका यूपीएससी नाम, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब इसे देखो, ऑक्सीकरण संख्या देख लें पहले प्लेटिनम की कितनी है। Cl की होती है -1, इसकी तो 0 है, इसकी -1 होती है, इसकी तो 0 है। तो -1 और -1 माइनस के 2 को कैंसिल करने के लिए प्लस का 2। बताओ समझ में आ रही क्या बात। प्लेटिनम यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आई है +2। ये है एमीन, ए से लिखा जाता है, क्लोराइडो लिखा जाता है सी से, और मिथाइल एमीन लिखा जाता है एम से। तो मेरे हिसाब से पहले ए और फिर सी और फिर एम वाला लिगेंड लिखना चाहिए। एमीन कितने हैं, 2, तो हम लिखेंगे डाई एमीन। ठीक है बेटे, डाई एमीन लिख दिया। Cl को आप लिखते हो क्लोराइडो, लिख दिया क्लोराइडो। मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन। एक काम करो, इसे ब्रैकेट में लिख दो। कभी आप सोचो ये अलग लिगेंड है और ये अलग है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देना चाहिए इस तरह के लिगेंड्स को। केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये तो बहुत दूर तक जाएगा नाम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, 2nd है, नीचे लिख दूं यहाँ बेटे, प्लेटिनम 2nd। प्लेटिनम के बाद ये है 2nd लिखा हुआ। आप तो, मैंने तो साइड में भी लिख रखे हैं, आप नीचे ही लिखना सारे, इस तरह लिखना आपको नाम सारे। ठीक है बेटे, क्योंकि आपके पास तो नोटबुक, मेरे पास बोर्ड पे थोड़ी जगह कम होती है ना। प्लेटिनम 2nd, प्लेटिनम 2nd, और बाहर क्या है, क्लोराइड, ये लिख दिया क्लोराइड। तो ये नाम हुआ डाई एमीन। क्या नाम हुआ बेटे, डाई एमीन क्लोराइडो। क्लोराइडो को क्लोरो भी लिख सकते हो आप। मिथाइल एमीन प्लेटिनम 2nd क्लोराइड। ठीक है बेटे, अब इस पे आ जाओ। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो आपको पता है कि इसकी तो +3 हो जाएगी, क्योंकि ये आवेश दे रखा ना यहाँ, +3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। बताओ हेक्सा एक्वा लिख दूं, हेक्सा माने 6 है, एक्वा माने जल के अणु। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, टाइटेनियम। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3rd। तो ये हो गया हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd। क्या लिखूं बाद में बेटे, आयन, ये लिख दिया आयन। तो ये हो गया हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd आयन। तीसरे वाले का क्या नाम हुआ, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd आयन। अब आ जाओ नंबर 4 पे। Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी 0। एकदम समझ में आ गया होगा, माइनस के 3 को खत्म करने के लिए प्लस का 3 आ गया ना समझ में एकदम। इस तरह बेटे प्रैक्टिस हो जाती है, जब हम बार बार क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है इसे करने की। बताओ, पहले एमीन लिखना चाहिए, फिर क्लोराइडो लिखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए नाइट्रो। तो ये हो जाएगा, कितने एमीन है, 4, 4 को कहते हैं हम टेट्रा, टेट्रा एमीन, ये लिख दिया टेट्रा एमीन। क्लोराइडो तो एक ही है, क्लोराइडो, इसे आप लिख सकते हो नाइट्रो। और बेटे एक बात और बता रहा हूं आपको, आप नाइट्रो को, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, मैंने समझाया था कि आप नाइट्रो को नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हो। यदि आप इसे नाइट्रो नहीं लिखना चाहते हो और आपके स्कूल के टीचर आपको इसकी जगह लिखवाते हैं नाइट्राइटो एन, तो इसकी जगह आप नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट, ये लिख दिया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 3rd, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्लोराइड। बाहर वाले को कभी भी क्लोराइडो नहीं लिखना है, क्लोराइड लिखना है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि ये NO2 को हमने यहाँ नाइट्रो लिखा है, शायद कुछ स्कूल में आपको लिखवाया जाएगा NO2 का नाम नाइट्राइटो एन,
तो दोनों ही ठीक हैं, ध्यान रखनी है आपको बात। अब आ जाओ यहाँ इस पे, ये तो समझ में आ गया। नंबर 4, नंबर 4 हुआ टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब आ जाओ इस पे, ऑक्सीजन संख्या इसकी 0 है, तो ये प्लस का 2 इसकी तो होगी ऑक्सीडेशन नंबर बेटे। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। हेक्सा एक्वा, हेक्सा माने 6, एक्वा माने जल के अणु। ये क्या है बताओ, ये है मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज। कितना आया इसका ऑक्सीजन संख्या सेकंड, और ये आ गया आपका आयन, लिख दूं बस, ये हो गया हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन। तो नंबर 5 का नाम हुआ हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन। अब यहाँ आ जाओ आप, Cl की ऑक्सीजन संख्या -1, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, और 4 हैं तो -4, ठीक है। ये माइनस के 4 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 4, क्या हो जाएंगे, प्लस के 4। माइनस के 2 हैं उधर और प्लस के 4 और चले गए, तो प्लस के 2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस का 2 आएगा। तो ये हुआ, कितने हैं क्लोराइडो, ये है बेटे 4 ही तो है क्लोराइडो। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। यहाँ लिख दूं टेट्रा क्लोराइडो। इसे क्या लिखूंगा बेटे, निकिलेट, क्योंकि ऋण आयनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसके नाम के बाद में हमें लगाना होता है, क्या लगाना होता है बेटे, 8 लगाना होता है, 8। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, सेकंड, और आयन है तो ये लिख दिया आयन। तो ये हुआ टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट सेकंड आयन। अब यहां आ जाओ, -1 और 0, माइनस के 2 को कैंसिल करने के लिए प्लस के 2। ये हुआ हमारे पास हेक्सा, यहां से लिख दूं, यहां से है बेटे, यहां से लिख दूं हेक्सा माने 6, एमीन माने NH3, हेक्सा एमीन निकिल NiCkel, निकिल, ऑक्सीजन संख्या सेकंड, और यहां लिख देंगे हम क्लोराइड। आप तो एक ही लाइन में लिखना पूरा नाम। अब इससे आ जाओ जरा, इसे देखो यौगिक को, आपको बताया इसकी ऑक्सीजन संख्या तो 0 होती है इथाइलिन डाइअमीन की। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, प्लस का 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नाम में यहां से लिख रहा। ये है बेटे 3 को यहाँ ट्रेस कहना पड़ेगा, ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट। यहां क्या लिखूं बेटे, थर्ड आयन। किस तरह होगा, आपको पता है ना ट्रिक क्यों लगाया है मैंने, आपको बेटे पता होना चाहिए कि ट्रिक क्यों लगाया है, ठीक है। आपको बेटे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमने लिखा है ना इथाइलिन डाइअमीन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइअमीन, ऐसे भी लिख सकते हो। इसे ध्यान रखना है कि कभी आप में जो है बुक में कहीं या फिर स्कूल में आपको ऐसे लिखा दिया जाए, भाई इथाइलिन डाइअमीन लिख दो या इथेन 1,2 डाइअमीन लिख दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ, ये नंबर कौन सा है, नंबर 9। नंबर 9 है बेटे 0 और 0, ये तो 0 ही होता है कार्बोनिल का, तो ऑक्सीजन संख्या ये हो जाएगा 4 है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये हो गया इसका IUPAC नाम, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट।
ठीक है, अब देखेंगे बेटे हम क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने कहा है उपसह संयोजन यौगिकों के लिए संभावित विभिन्न प्रकार की समावयवताओं को सूचीबद्ध कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो इन्होंने कहा है कि जो उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता पाई जाती हैं उनके सबके बारी बारी से मुझे नाम बता दो। केवल नाम बताने हैं, नाम, परिभाषा नहीं लिखनी है किसी की भी, केवल नाम बताने हैं। और हर एक प्रकार की जो समावयवता होती है उसका एक एक उदाहरण देना है। सिर्फ इतना काम करना है। मैंने आपको सारी समावयवताएं पढ़ा रखी हैं। जैसे मैंने आपको समावयवता की परिभाषा बताई थी, फिर बताया था कि उपसह संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की समावयवताएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, संरचनात्मक और त्रिविम। बेटे संरचनात्मक समावयवता मैंने बताई थी आपको 7 तरह की। यदि 7 के नाम आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 में से मैंने 4 के ऊपर आपको निशान लगवाए थे कि ये हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में हैं। तो कम से कम उन 4 समावयवताओं के आपको नाम लिखने हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। और फिर त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की बताई थी, एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक बताई थी बेटे प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। तो ज्यामितीय और ध्रुवण समावयवता दोनों के केवल नाम लिखने हैं और एक एक उदाहरण लिखना है। इस बारे में आपको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ उत्तर में क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्रत्येक प्रकार की समावयवता का केवल नाम व एक एक उदाहरण लिखना है। और कुछ बच्चों ने नोट्स में बनाया होगा अपने क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में बेटे मैंने पूरा समावयवता को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे आपने अपने नोट्स में लिख ही रखा होगा जब आपने वीडियो नंबर 6 देखी होगी इस यूनिट की। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? हमारे देश के प्यारे बच्चों ने ले लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए हैं वे आपके समझ में आए होंगे। ठीक है बेटे, इससे अगले क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है बेटे, जब इस यूनिट के हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे बेटे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, और उसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।